हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों, लेने वाला हूं मैथ्स मैराथन, जो कि सारे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपका जो भी एग्जाम है ना एनबीई का, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, मजा ना आए तो कहिएगा। ज्यादा समय नहीं हम बर्बाद करेंगे, पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख रखा ताकि समय ज्यादा आपका नुकसान ना हो। ए बी और सी की औसत आयु वही है जो 2 वर्ष पूर्व बी और सी और डी की औसत आयु थी। ए और डी की आयु का अंतर कितना है? ध्यान से देखिएगा। औसत आयु जो है दोस्तों यहाँ पे दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी की जो औसत आयु है दोस्तों, हमने मान लिया है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को बहुत ही शार्प तरीके से लगाया है। औसत आयु 3 लोगों का कह रहा है ना, तो 3 से हमने भाग कर दिया, तो 3 इधर है तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये 3x हो जाएगा दोस्तों। तो ए प्लस बी प्लस सी एक इक्वेशन बन गया 3x। फिर कह रहा है 2 वर्ष पूर्व, ध्यान से समझिएगा, यानी कि जो बी और सी और डी का औसत आयु है दोस्तों वो भी x है, लेकिन दोस्तों ये 2 वर्ष पूर्व की बात है। तो 2 वर्ष पूर्व में अगर औसत आयु x है, तो 2 वर्ष पूर्व में औसत आयु x है, तो 2 वर्ष बाद अगर आएंगे तभी तो वर्तमान में जाएंगे। इसीलिए 2 हमने यहाँ पे जोड़ लिया और 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा? 3x+2 हो जाएगा। ठीक है ना? इतना सा बात आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है ना? अब देखिएगा, तो यहाँ पे 3 का x में गुणा किया 3x और ये 3 दूना 6। दोस्तों यहाँ पे 2 में से 1 को घटा दीजिए या 1 में से 2 को घटा दीजिए। क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा है ए और डी की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ अगर हम घटाते हैं, यहाँ पे कह रहा है ए और डी की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो 2 में से 1 घटा दीजिए, 1 को घटाने पर घटाएंगे दोस्तों ना, तो यहाँ देखिए b प्लस सी से b प्लस सी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? d माइनस ए बचा ना, और यहाँ पे क्या बचा? 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा तो ओनली 6 बचेगा, यानी कि जो दोनों का अंतर हो जाएगा दोस्तों वो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। किसके साथ दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी के साथ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यही लॉजिक समझना, फिर एक बार थोड़ा समझा दे रहा हूँ। क्या रहा? बी प्लस सी प्लस डी की औसत आयु दोस्तों x है, लेकिन यह 2 वर्ष पूर्व में है ना। अगर हम वर्तमान में 2 वर्ष पूर्व करेंगे तो वर्तमान में तो x+2 हो जाएगा ना, और 3 लोगों का औसत 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो b प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा? 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x+2। इस तरीके से ये बन गया इक्वेशन। दोस्तों ज्यादा लंबा क्वेश्चन को नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों काफी एग्जाम नजदीक है और आपके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चल आइए लेते हैं क्वेश्चन सेकंड। दोस्तों मैं क्वेश्चन और हिंदी और इंग्लिश में ज्यादातर प्रयास करता हूं रहे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देते हैं। चलिए क्वेश्चन 2। 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 16 है। दोस्तों 4 संख्याएं हैं जिनमें से पहली 3 का औसत दोस्तों 16 है। यह भी एवरेज का ही क्वेश्चन है। 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 16 है, जबकि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है, तो पहली संख्या का दोस्तों क्या करना है? पता लगाना है। तो ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। माना 4 संख्या ए बी सी और डी है। हमने इन 4 संख्याओं को मान लिया है ए बी सी डी। तो दोस्तों हमें क्या करना है? शुरू में 3 दिया या 4 दिया, ये ध्यान रखिए। 4 संख्याएं हमने माना है, ये हमने 4 संख्याएं माना है ए बी सी डी, लेकिन कह रहा है जो शुरू की 3 संख्याओं का औसत है वह 16 है। दोस्तों हमें क्या करना होता है ना, हमें योग ज्ञात करना होता है, हमें सम ज्ञात करना होता है, तो काफी बेहतर होता है। तो पहली जो ए प्लस बी प्लस सी, इन 3 संख्याओं का औसत 16 है, तो कर दिया। तो a प्लस बी प्लस सी 16 3 14, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर बन चुका है। ठीक है ना? और कह रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। ऐसे जब इसको करेंगे अंतिम 3 संख्याओं का, तो जब योग ज्ञात करेंगे b प्लस सी प्लस डी, तो जाएगा 15 3 45, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। यानी कि शुरू की 3 संख्याओं का योग 48 आ गया और अंतिम की 3 संख्याओं का योग 45 आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है दोस्तों? क्वेश्चन में ये पूछा है यदि अंतिम संख्या 20 हो, यानी कि डी का वैल्यू दे रखा 20, तो कह रहा है पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, कर क्या सकते हैं, हमारे पास 2 इक्वेशन है दोस्तों। ठीक है ना? हम इसको घटाएंगे ना, तो देखिए सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, हुआ ना? घटाएंगे दोस्तों तो ये यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा? ए बचा है, और दोस्तों यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस ना होकर माइनस डी हो जाएगा।
और 48 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहा है a माइनस अंतिम संख्या 20 दे रखा है तो d के जगह पर हम 20 को रख दे रहे। a माइनस 20 इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3, a माइनस 20 उधर जाकर प्लस 20 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। और वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। दोस्तों एवरेज के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए दोस्तों मैं आपसे भी से कह रहा हूँ ना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए। अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। एग्जाम में असली खिलाड़ी वही होता है ना जो औरों से बेहतर कर सके, ठीक है ना, रेस में जीत सके। दोस्तों ये नहीं जरूरी जो शुरू में दौड़ रहा वही जीतेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जो है शुरू में धीरे धीरे चल रहे हैं ना, लेकिन अगर आपकी कंटिन्यूटी है तो आप एक सरकारी जॉब को ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपके अंदर वो क्षमता है, वो क्वालिटी है, तो कोई भी आपसे जो सरकारी नौकरी नहीं छीन सकता है। क्वालिटी बस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे दे रखा है 0.5 इंटू 5 प्लस 0.25 इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 4 और प्लस 0.5 इंटू 0.75। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है ना वो क्या करेंगे पता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड करेंगे। तब तक क्या होगा, अगला वाला स्टूडेंट आपसे पहले कर लेगा, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं स्मार्ट स्टडी करो, ठीक है ना, तभी जाकर एंजॉय कर सकते हो लाइफ का। तो स्मार्ट स्टडी क्या है सर, यहाँ पे स्मार्ट स्टडी यही दिख रहा है कि 0.5 यहाँ, 0.5 यहाँ, 0.5 यहाँ, 0.5 यहाँ, सभी में 0.5 दिख रहा डियर ना, तो उसको आप कॉमन कर सकते हैं। तो कॉमन मतलब ये होता है उस चीज को बाहर ले लीजिए, 0.5 को बाहर ले लीजिए। कॉमन करना आप सभी को आता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। फिर यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा। यह यहाँ से बाहर आ गया तो क्या बचा, 0.25 बचा। फिर ये यहाँ से बाहर आया 4 बचेगा। फिर यहाँ से बाहर आया तो 0.75। अभी देखिएगा आंसर कितने आसानी से आता है। 0.5 यहाँ देखिए 0.25 एंड 0.75 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा और 5 4 9 हो जाएगा। तो डियर 0.5 इंटू 9 और 1 मिलकर 10 और 0.5 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका 5 आ जाएगा। वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों कुछ भी नहीं क्वेश्चन में है, बस अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हो और कंसेप्ट आपको पता है तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको दुनिया में कोई भी ताकत नहीं रोक सकेगी ना कि आप सरकारी जॉब ना पा पाए, ठीक है ना। बशर्ते रेगुलर आप जो है पढ़िए। दोस्तों किसी भी टीचर से पढ़िए ना, रेगुलर आप उन्हीं से पढ़िए तो ज्यादा फिर बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर रखी गई थी। यदि वह 3% अधिक ब्याज दर पर रखी जाती है तो साधारण ब्याज के रूप में 375 रुपये अधिक प्राप्त होती है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात कीजिए दोस्तों, धनराशि ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन अगर आप करते हैं बेसिक से ना, हमें दोस्तों बेसिक से अगर हम करते हैं ना तो ये क्वेश्चन काफी लंग जाएगा और हम बेसिक से नहीं करना चाहते। हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए और बेसिक की सहायता से हमें वो ट्रिक पता होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम जो है क्वेश्चन वो कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। और इस तरह के केस में एक बात बता दे रहा हूं, हमेशा 100% का जो वैल्यू होता है ना वही धनराशि होता है। कह रहा है एक धनराशि किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर रखी गई है। अब कह रहा है 2 वर्ष के लिए, ध्यान से समझिएगा, 2 वर्ष के लिए यदि वह 3% अधिक ब्याज दर पर रखी जाती है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 1 साल में, यानी कि 1 साल में जो ब्याज बढ़ रहा है वह दोस्तों कितना बढ़ रहा है, 3% बढ़ रहा है। 1 साल में 3% बढ़ रहा है ना, लेकिन कह रहा है वो 2 वर्षों के लिए रखा जाता है। तो हमें 2 का मल्टीप्लाई इधर भी कराना है, 2 का मल्टीप्लाई इधर भी कराना है। 2 1 जा 2, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6%। 2 वर्ष में कितना बढ़ गया, 6%। लेकिन कह रहा है जो 2 वर्ष में बढ़ा है वो 6% है, लेकिन ब्याज के रूप में 375 अधिक प्राप्त होता है। पहले जितना प्राप्त हो रहा था उससे 375 अधिक प्राप्त हो रहा है, यानी कि 6% का जो वैल्यू है ना वह 375 के दोस्तों क्या है, बराबर है। 6% का जो वैल्यू है वो 375 के इक्वल है। मैंने अभी आपको बताया है कि हमें 100% अगर निकल जाए तो हमें यहाँ पे शुरू में माना था धनराशि 100 है, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 375। ये 6 है, इधर आके नीचे 6 हो जाएगा। और हमें 100% का वैल्यू चाहिए तो 100 का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे और 100 का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 100% का वैल्यू, अब देखिए 2 3 जा 6, 2 5 जा 100। अब 3 से कटेगा, ये 3 1 जा 3,
3 1 जा 3 यानी 125। अब क्या हो जाएगा 125 इंटू 50। तो 125 और 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, करके चेक कर लेते हैं। 0 0 0 6250 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6250। और हम चले जाते हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ। किसके साथ दोस्तों, हमारा आंसर फिलहाल के लिए आ गया 6250। ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको करना क्या है, लास्ट टाइम इस तरह के क्वेश्चन से देखिए आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहा है दोस्तों। अगर आपके अधिक क्वेश्चन सही हो रहा है तो जान लीजिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो फिर आप मैथ पे अभी ही लग जाइए, ठीक है ना, क्योंकि ये जरूरी होता है, क्योंकि मैथ्स है दोस्तों। घुमा कर क्वेश्चन थोड़ा सा दे दिया ना तो फिर दिक्कत में आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। और ये दोस्तों एक ग्राफ दिया हुआ है, आप सभी लोग ग्राफ साइड में देख सकते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, डीआई बेस्ड। क्या रहा है, यहाँ पे दे रखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दोस्तों यहाँ पे जो साइड में दिया है ना, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ग्राफ है दोस्तों, आप बना लीजिएगा, अभी मैं बनाऊंगा तो ज्यादा समय आपका चला जाएगा, ठीक है ना। इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और इधर कह रहा है मार्क्स इन मैथमेटिक्स। मार्क्स इन मैथमेटिक्स अर्थात गणित में उसके जो प्राप्तांक है ना वो यहाँ पर है। कह रहा है यदि गणित में उत्तीर्ण अंक 31 हो तो गणित में फेल हुए छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या रहा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे 15 होगा इस जगह, ठीक है ना। यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 25, यहाँ पे है 25 30 फिर 35, ठीक है ना। और एक ग्राफ देखेंगे इस तरीके से गया हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है यदि गणित में उत्तीर्ण अंक 31 हो तो गणित में फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों आप सभी लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो नंबर 15 है ना, कह रहा है गणित में उत्तीर्ण अंक 31 हो। अगर उत्तीर्ण अंक 31 हो तो 30 तक पाने वाले छात्र दोस्तों 15 है ना, तो ध्यान से समझिएगा। कह रहा है गणित में उत्तीर्ण अंक 31 हो यानी कि ये 30 अंक तक जो लोग पाए हैं ना वो क्या है दोस्तों, फेल है। तो 30 अंक तक कितने लोग पाए यार, 15 ही तो लोग पाए हैं। तो पहले का आंसर यहाँ पे पांचवें का पांचवा हो जाएगा, 15 आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि दोस्तों पता क्यों, 30 तक जितने लोग पाए वो फेल है। तो 30 तक कितने लोग फेल है, 15 लोग स्टूडेंट है जो फेल है। कर 31 अंक होने चाहिए पास के लिए, तो 31 आगे है ना, 31 आगे है तो उससे पहले तो फेल हुए है ना। तो 15 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों कक्षा में जब कुल छात्रों की संख्या पूछा तो ऐड कर दीजिए 15 + 20 जो भी दे रखा है ना उसको आप क्या कर दीजिए दोस्तों, ऐड कर दीजिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। इसको तो ऐड कर सकते हो यार, वो भी बता दें। देखिएगा ऐड आप करेंगे, जो आपका ये ग्राफ बना हुआ ना वही आप ऐड कर देंगे। तो कितना पहले पहले जो है नंबर पे 15 है, 15 के बाद दोस्तों कितना दिया हुआ है, ध्यान से समझ लीजिए। 15 के बाद 20 है, 20 के बाद कितना है 40 फिर 50 फिर 10, टोटल ऐड कर दीजिएगा तो कितना रहेगा 135। 50 10 60 40 100 100 120 और 1 15 135। एक बार चेक कर लीजिए कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। 10 फिर शुरू में 15 है, चलिए ठीक है, फिर कितना है, फिर 20 है वो भी सही है, फिर 40 है, फिर 50 है, फिर 10। एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन 135। वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ दोस्तों हम यहाँ पर चले जाते हैं। तो बताइए मजा आ रहा या नहीं। अभी आगे दोस्तों अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अंत तक दोस्तों देखिएगा, ठीक है ना। अगर आप अंत तक देखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ जरूर सीख कर जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो है अंतिम क्लास मान सकते हैं मैथ्स के लिए फिलहाल की आप सभी के लिए, क्योंकि अभी एग्जाम डेट नजदीक है तो फिर दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 7/6 एंड 1/9 इज। ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन है बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते जोड़ देते और आपका आंसर गलत हो जाता है, चुटकियों में गलत हो जाता है। गलत नहीं करना दोस्तों, क्योंकि आप पढ़े बैजनाथ सर से। 7/6 कह रहा है 7/6 और 1/9 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या है, ठीक है ना। 7/6 और 1/9 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या है, यानी कि 7/6 इसका व्युत्क्रम कितना होगा 6/7। रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं व्युत्क्रम। 7/6 का व्युत्क्रम 6/7 हो गया और 1/9 का व्युत्क्रम दोस्तों 9 हो गया। इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ने पे आ कितना रहा है 6 1 जा 6 9 7 जा 63 बाई 7 1 जा 7 63 एंड 6 जब हम ऐड करेंगे तो 69/7 कह रहा है।
लेकिन ये आंसर नहीं है दोस्तों। ऑप्शन में देखिएगा दोस्तों, काफी बेहतरीन तरीके से ना ये दे सकता है एग्जाम में 69/7। फिलहाल के लिए नहीं दिया तो ठीक है, लेकिन ये दे सकता है, बच्चे इसी पर टिक मार के चले आएंगे। लेकिन कर इसका भी अपोजिट करिए तो 69/7 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 7/69। कितना हो जाएगा, 7/69। और हम चले जाते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ। किसके साथ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको काफी पसंद आएगा और आप सब वीडियो को लाइक करेंगे, जरूर लाइक करेंगे दोस्तों। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे इसी तरह की क्लासेस लाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में 160 रुपए का अंतर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दिया रहता है तो क्या करते हैं, डी बराबर PR²/100 का स्क्वायर। ये फार्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, मजा आ जाएगा दोस्तों। ये आप सभी को देखना है दोस्तों। अंतर दे रखा 160 कर देंगे। पूछ रहा है आपसे पी नहीं पता, चलिए ठीक है। आर का वैल्यू 5 दे रखा है, तो यहाँ आर स्क्वायर है ना, तो 5 × 5 कर देंगे अपॉन 100 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा 160 है, ये 100 का स्क्वायर डिवाइड कर रहा है ना, इधर आकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई 100 × 100 इज इक्वल टू P × 5 × 5। अब क्या करेंगे, P का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 5 × 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा 160 × 100 × 100/5, ठीक है ना। P का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे एक बात समझिएगा, 160 100 × 100, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई करे, यहाँ के डिवाइड करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ का डिवाइड करेगा। अब देखिए कुछ कैंसिल होगा क्या, 5 × 1 = 5, 5 × 20 = 100, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, P का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 160 × 100 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे 400। अब 400 का 160 मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों कितना रहेगा, 64,000। ऐसे कर लीजिए, 160 को लिख सकते हैं 16 × 10 × 400 को लिख सकते हैं 4 × 100 इज इक्वल टू P। 16 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 16 4 = 64, और ये 2 1 3 0 3 0 आप लगा लीजिए, यानी कि 64,000 अर्थात 64,000 हमारा आंसर होगा। वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए। किसके साथ चले जाते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए के साथ फिलहाल के लिए हम यहाँ पे चले जा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ भी दोस्तों दिक्कत की बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, और देखता हूँ दोस्तों होमवर्क किस लिए दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 2-4 क्वेश्चन देखकर छोड़ देते हैं और कहते हैं सर हमने पूरा देखा है। और 9 क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे दीजिएगा, ऑप्शन आपके सभी के सामने। देखता हूँ कौन बच्चा 9 का आंसर देता, वो आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, उतना यार आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम आ जाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं, ठीक है ना। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग नहीं पर इंग्लिश में, तो सॉरी, इंग्लिश में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 8400 रुपए है, ठीक है ना, 2 क्रमिक छूट के बाद 5040 रुपए में बेची जाती है। यदि पहली छूट 25% हो तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन दोस्तों टीसीएस बहुत बार पूछती है, और यह हर एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही बार पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ लिखा है मार्क प्राइस ऑफ ए वॉच इज 818,400 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इट सेल्स 5,040 रुपीज इफ फर्स्ट डिस्काउंट इज 25%, सेकेंड देन फाइंड द सेकेंड डिस्काउंट, ठीक है ना। कह रहा एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य इतना रुपए है और छूट के बाद इतने में बेचा जाता है। दोस्तों ये कंसेप्ट से मैं इसको लगा रहा हूं, और देखिएगा ये कंसेप्ट आप सीख गए ना तो दुनिया की सारी ट्रिक को आप भूल जाएंगे, ठीक है ना। बशर्ते आप ध्यान से देखिएगा। पहली छूट का रहा दोस्तों 25%,
25% का वैल्यू होता है 25/100, 25 25 4 100, यानी कि 1/4 हो गया। यानी कि जो छूट दिया जा रहा है ना, यानी कि 4 से या 1 रुपए की, दोस्तों अगर 4 रुपए की वस्तु थी तो 1 रुपए का छूट दिया गया, उसको 3 रुपए में बेच दिया गया, ठीक है ना। अब ये कह रहा है दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। दूसरी छूट को दोस्तों हमने x माना और छूट माना, दूसरी छूट दोस्तों माना वस्तु का मूल्य जो x था छूट के बाद y में बेच दिया गया, ठीक है ना। इसी का तो वैल्यू ज्ञात करना है। छूट के बाद कितने में बेच दिया गया दोस्तों, y में बेच दिया। और ये कह रहा है अंकित मूल्य कितना है 8400, तो 8400 आप इधर करेंगे। और छूट के बाद कितने, दूसरी छूट का यहाँ पे लिखा है 5040, तो यहाँ पे क्या होता है जो अंकित मूल्य रहता है उसको यहाँ लिखते हैं और दो क्रमिक छूट के बाद जो रहता है उसको यहाँ लिखते हैं। यह जीरो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कट कर दीजिए, इससे कटेगा, 2 से काटिए, 2 चौकार 2 दिन इतना आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 504 का तो 252 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 252, और 252 का था दोस्तों, फिर 2 से काटेंगे 210, फिर आ जाएगा 126। इस तरह से दोस्तों काटेंगे ना तो काटने के बाद 5:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5:3 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से 32 से काट दिए, यहाँ पे काट दीजिए आप इसको, 4 3 12, यहाँ पे दोस्तों काटने पीटने के बाद 5:3 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, मतलब ये काटने पीटने के बाद कितना आ गया दोस्तों 5:3 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 4:3 है, यहाँ पे x/y है, काटने पीटने के बाद 5:3 आ गया। दोस्तों कुछ भी नहीं करना यार, यहाँ से डायरेक्ट आप काट सकते हो, काटने के बाद 5:3 आना ही आना है, ठीक है ना। काफी लंबा हो जा रहा था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। फिर क्या करते, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 15 में से 12 गया दोस्तों, कितना हो जाएगा आप सभी को पता है, कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 5 तिया कितना रहा है 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 तिया 12। आंसर आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। आंसर आपका दोस्तों क्या होगा, क्लियर हो गया। यानी कि 3 5 15, 3 चौके 12, 5 की वस्तु थी 4 में बेची, 1 का हुआ उसको नुकसान, 1/5 गुणे या 1/5 गुणे 100, 5 से काटेंगे 20% आपका आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये लंबा प्रोसेस है, चलिए ठीक है, अभी देखिएगा इसको हम कितने 60 में लगा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या रहा है दो, इसको 1/4 में बेचा गया, यानी कि 4 था, 1 की छूट देकर 3 में बाद बेचा गया। माना जो दूसरा मूल्य था x से दोस्तों y में बेचा गया। छूट के बाद कितना है 8400 रुपए है, और एक है 5040। दोस्तों जब इसको आप काटेंगे पीटेंगे 5:3 आ जाएगा, इसको आप मिटा दीजिए, इसको क्या कर दीजिए दोस्तों आप मिटा दीजिए, फिर आपको कुछ नहीं करना होता है। 5 तिया 15, 4 तिया 12, बस आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना। 5 तिया 15, 4 तिया 12, आप ऐसे लिख दीजिए। फिर 3 5 15, 3 चौके 12, 3 से जो है यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो गया, 5 यहाँ पे देखिएगा, 3 यहाँ पे कितना है 5:3। फिर क्या करेंगे दोस्तों, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, यही तो हुआ। फिर 3 5 15, 3 चौके 12, 5 की वस्तु 4 में बेची गई, 1/5 गुणे 100, अर्थात 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों किसी भी तरीके से करिए, बस आपको आना चाहिए। लंबा क्यों हुआ, क्योंकि जो 8400 था ना उसको काटने में थोड़ा टाइम लगा दोस्तों। अगर एग्जाम में वैल्यू छोटा है तो तुरंत आप कर सकते हो, अगर वैल्यू बड़ी होगी तो थोड़ा सा बड़ा लगेगा, टाइम तो लगना ही लगना है ना, ऐसा नहीं कि रख दिया तुरंत आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 10 कह रहा है एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अंकित 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो व्यापारी को कितने परसेंट लाभ या हानि होती है। ध्यान से समझिएगा। माना सीपी दोस्तों 100 था, सीपी कितना था 100 था। कह रहा है जो अंकित मूल्य रहता है अर्थात जो एमपी रहता है इससे 40% अधिक अंकित करता है, यानी कि 100 था 40 अधिक अंकित किया तो 140 हो गया, ठीक है ना। 100 था 40% अधिक अंकित करता है तो 140 हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, 140 है ना, इस पर 20% की छूट इसी पर दे रहा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे 140 का 20% निकाल लेंगे तो कितना जाएगा 140 गुणे 20/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 14 दूनी 28। दोस्तों ये 28 रुपए की छूट दे रहा है, अंकित मूल्य पर छूट दे रहा। अंकित मूल्य 140 था, 28 की छूट दे दिया तो कितने में बेचेगा दोस्तों, ये 112 में बेचेगा ना।
140 में से 28 घटाओगे तो 112 ही तो आएगा। छूट देने के बाद 112 में बेच रहा, 100 रुपए की वस्तु थी 112 में बेच रहा, तो आप सभी को पता 12% का ही तो लाभ होगा। 100 की वस्तु थी 112 में बेच रहा, तो 12% का सिंपल सा लॉजिक है, 12% का लाभ हो रहा, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, थोड़ा लिख लूं तब तक। चलिए दोस्तों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और 11 एंड 12 एक साथ मैंने लिख रखा है, ठीक है दोस्तों। ये एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का और एक ये जो है सीआई का क्वेश्चन, देखिएगा कितना आप कर पा रहे हो। एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकेंड तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 15 सेकेंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है 18 सेकेंड समय लेती है, कब? जब वह एक रेलगाड़ी जो है जिसकी लंबाई 162 मीटर है, ठीक है ना, 18 सेकेंड का टाइम लेती है। एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकेंड का समय लेती है। फिर कह रहा है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकेंड लेती है। 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। यहाँ पे जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है यार, तो अपनी लंबाई भी तो ट्रेन पार करेगी ना, यार ध्यान में रखना है। जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई को भी वो क्रॉस करेगी। यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं 18 और 15 का, तो 3 सेकेंड का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। और इधर डिफरेंस देख लेते हैं 162 और 120 का, तो 42 मीटर का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि जो 1 सेकेंड में कवर कर रही है ना, वह 14 मीटर कवर कर रही है। जो ट्रेन है दोस्तों, वह 1 सेकेंड में कितना मीटर कर रही है? 14 मीटर जो है दोस्तों कवर कर रही है। अब जो ये वैल्यू है ना 1 सेकेंड का, या तो आप ये लेकर चलो या तो आप ये लेकर चलो, दोनों में से आप एक लेकर चलो। तो हम इसी में लेकर चलते हैं। तो 15, अगर हम बात करेंगे 1 सेकेंड में, सॉरी दोस्तों कुछ आ गया लग रहा, 1 सेकेंड में अगर 14 मीटर जा रही है तो 15 सेकेंड में कितना जाएगी? 15 और 14 का गुणा कर देंगे, 15 गुणा 14 तो कितना आ जाएगा? 15 चौके 60, 15 करने 15 छः 21, 210 मीटर। यानी कि 15 सेकेंड में दोस्तों कितना जा रही है? 210 मीटर। ध्यान से देखिएगा, 15 सेकेंड में 210 मीटर जा रही है। यहाँ पे कितना है? प्लेटफॉर्म की लंबाई दोस्तों कितनी है? 120 मीटर। तो दोस्तों ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 210 माइनस 120 बराबर 90 मीटर। अर्थात हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। किसके साथ दोस्तों? ऑप्शन नंबर, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 है ना दोस्तों। ट्रेन 15 सेकंड में चली है 210 मीटर, जिसमें से 120 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो अगर हम इसको घटा देते हैं ना, तो फिर हमारा आंसर दोस्तों आ जाता है, ठीक है ना। इतनी सी बात आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। आइए रहते क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। जितना भी क्लास मेरे से हो सकेगा उतना क्लास में एनबीई एग्जाम से पहले ले लूंगा। वैसे क्लास एनसीएल डीडी ये सारे एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल है, लेकिन फिलहाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है ना। अंत समय में किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपए कम है। यदि दर 16 2/3% हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, 16 2/3% का वैल्यू कितना होता है? 16 3 48 2 50, 50/3% होता है ना। परसेंट हटाइए, नीचे 100 ला दीजिए। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1 बटे और ये 3 दूना 6, 1/6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, 16 3 48 तो 50/3 हुआ ना, नीचे आपने 100 ला दिया। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/6 ये हो गया है, ठीक है दोस्तों। अब ये कितना हो गया है? 1/6 हो गया। मतलब क्या? अगर 6 मूलधन है तो 1 रुपए का उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। 1 रुपए का उसको क्या देना पड़ रहा है? इंटरेस्ट। लेकिन ये 4 वर्ष के लिए लग रहा है। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए दोस्तों। 6 रुपया उसका ब्याज, मतलब अगर उसके पास धन था तो वो 1 साल में 1 रुपया दे रहा, तो 4 साल में कितना रुपया देगा? 4 रुपया देगा। कितना रुपया देगा दोस्तों? 4 रुपया देगा। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कह रहा है जो साधारण ब्याज है वह मूलधन से 22 रुपया कम है। साधारण ब्याज यहाँ 4 है, यहाँ साधारण ब्याज 6 रुपया है। कितना कम है दोस्तों? 2 रुपया कम है ना। तो कह रहा 2 रुपया कम नहीं, 2200 रुपया कम है। तो कितना गुना अधिक? 1100 गुना अधिक है। तो यहाँ पे अगर ये 1100 वैल्यू है तो 6 भी एक ना होकर 1100 गुना अधिक हो जाएगा। 11 छके 6600 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि जो हमारा मूलधन हो जाएगा 6600। वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों हम यहाँ पे
चले जाते हैं। दोस्तों आप सभी लोग बताइएगा कमेंट करके ये क्लास कैसी लगी। मैथ्स मैराथन की 12 क्वेश्चन थे दोस्तों, आप अपना स्कोर बताइएगा। सर हमारा 12 में से 8 सही हुआ। अगर आपका 12 में से दोस्तों 10 सही हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपका मैथ्स काफी स्ट्रांग है, मैं ये मान सकता हूँ अपनी साइड से, ठीक है ना। दिक्कतों की बात नहीं है दोस्तों, बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा जो है रिवीजन करिए इस समय, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज मैथ मैराथन की बहुत सारी क्लासेस होने वाली है, साइंस की, जीके की, इंग्लिश की, मैथ्स की, रीजनिंग की सारी क्लासेस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करो। हाँ, अगर आप जब तक जॉब नहीं पा जाते तब तक मुझसे जुड़े रहते हैं ना, तो निश्चित रूप से आप जॉब के लिए सिक्योर रहिए। 1-2 सालों के अंदर आपको मिल जाएगा, बहुत जल्द मिल जाएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो भी नया स्टूडेंट जुड़ता कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखे, ठीक है दोस्तों। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।